यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि का मेंटरशिप जो टेस्ट है, मेंटरशिप टेस्ट यहाँ पर 3 नंबर देखेंगे, ठीक है। 3 यहाँ पर है, 2 मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। जो मेंटरशिप टेस्ट होते हैं, ये जो दृष्टि की अनुभवी फैकल्टी होती है, जो काफ़ी इनकी जो अच्छी फैकल्टी होती है, उनके द्वारा यहाँ पर एक टेस्ट लिया जाता है, राइट। तो मैं 1 और 2 टेस्ट आपको दिखा चुका हूँ, तो वहाँ से आपको समझ आएगा कितने अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे इनको द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा टेस्ट को भी यहाँ पर देखेंगे, क्या इसके क्वेश्चन और क्या इसके आंसर होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोला है, लिखित संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के संघीय प्रकार की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि भारत का संविधान एकात्मक रूप के साथ सरकार का संघीय स्वरूप स्थापित करता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारतीय संविधान को ढांचागत रूप से एकात्मक लेकिन मूल रूप से संघात्मक रूप से वर्णित करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि इसके अलावा क्या भारतीय संघ ना तो राज्यों द्वारा किसी समझौते का परिणाम है और ना ही राज्यों के संघ को अलग करने का यहाँ पर अधिकार होता है, ठीक है। इस प्रकार ये एकात्मक संरचना है लेकिन एक संघ की भावना के अनुसरण करता है। तो आपका सेकंड यहाँ से क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका एकात्मक है लेकिन संघ में वर्णित यहाँ पर नहीं किया गया इसका। तो ओनली 1 करेक्ट होगा, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा इसका, केवल 1। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का संविधान भारत में वित्तीय संघवाद के संतुलन चक्र के रूप में वित्त आयोग की परिकल्पना करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये बोल रहा है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से आपका, पहला स्टेटमेंट जो रहेगा आपका यहाँ से ये करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, यह राज्यों को आयोग द्वारा अनुशंसित धन प्राप्त करने का विधिक अधिकार देता है, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि मूल रूप से क्या है, जो परामर्शी प्रकृति होती है उसके कारण इसकी सिफारिश से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार राज्य को इसके द्वारा अनुशंसित धन प्राप्त करने का विधिक अधिकार नहीं होता है। तो आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का ए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये अपनी केंद्रीकरण प्रवृत्ति को महासंघ कि कनाडाई मॉडल जैसा दिखता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पहला आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि इसके केंद्रीकरण अर्थात राज्यों की तुलना में ये केंद्र से अधिक शक्तियाँ इसमें निहित करना होता है, ठीक है। दूसरा, ये केंद्र के अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा के लिए एक उच्च सदन का प्रावधान करता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट है, क्योंकि उच्च सदन जो आपका राज्यसभा है उसको केंद्र के अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हित की रक्षा करने के लिए संघीय संतुलन बनाए रखने का कर्तव्य दिया गया इसको। तो दोनों स्टेटमेंट से हमारा आंसर यहाँ से तीसरे का सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान राज्यों को अपनी विधानसभाओं में एक प्रस्ताव पारित करके उनके नाम बदलने का अधिकार यहाँ पर देता है, ठीक है। तो फोर्थ जो स्टेटमेंट है पहले का, चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि ये इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि राज्यों के पास अपना नाम बदलने का कोई अधिकार नहीं होता। तो ये गलत हो गया। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र को संसद में एक साधारण विधेयक पारित करके भारत के किसी भी क्षेत्र के विदेशी देश को सौंपने की शक्ति होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार भारतीय क्षेत्र में केवल अनुच्छेद 368 के तहत होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा दिया है इसमें है कि नहीं, देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट नहीं दिया है, पूछ रहे इसमें से कौन सा सही है, हमारे कोई भी सही नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी यहाँ से इसका फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरकार की संघीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक स्थायी सरकार है, वो क्या है, प्रदान करता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ऐसे मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, ठीक है। जो मंत्री हैं विधायिका कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ बताया था, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि अस्थायी सरकार संसदीय व्यवस्था जो होती है स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती है, ठीक है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। तीसरा स्टेटमेंट, इसमें सरकार की नीतियाँ को निरंतरता कायम नहीं रखी जा सकती है, राइट। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि संसदीय व्यवस्था के कुछ दोष होते हैं, जैसे नीतियों की अनिश्चितता का अभाव होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, हमारे आंसर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सरकार के मंत्री के सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, संसद, ठीक है। 6 का आपका यहाँ से आंसर क्या होगा, डी। सामूहिक जो उत्तरदायित्व होता है संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। यह अनुच्छेद 75 के अनुसार 75 के अनुसार मंत्रियों को संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व यहाँ पर दिखाता है, ठीक है, विशेषकर लोकसभा के प्रति, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अब से पहला यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 में जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य
विधानमंडल के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव आयोजित करने का अधिकार होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये गलत हुआ, क्योंकि राज्य विधानमंडल का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पर आयोजित होता है, ना कि इसके जो पंचायत की सब चुनाव करने का अधिकार। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली हमारा 1 करेक्ट है। ठीक है, पूछा गया कौन सा सही है, तो हमारा ए सही है सिर्फ। ठीक है, केवल एक। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। संविधान की 5वीं अनुसूची में दिए गए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है। ऐसे क्षेत्र जहां प्रशासन के बारे में राज्यों को दिशा निर्देश करना, ठीक है, या देना केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, राज्यपाल को यह अधिकार है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को किसी अनुसूचित क्षेत्र में लागू ना करे। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करना है। वित्त आयोग के सदस्य किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति में से कितने की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आपको ये पूछा है। ठीक है, तो देखो, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो संघ सभा के अध्यक्ष एवं सदस्य, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों आदि की यहाँ पर ये इसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, में से कौन से केवल 2 आ रहे हैं। जैसे कि आप देखो, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष चुनाव की विधि से किया जाता है। ठीक है, उसका जो निर्वाचन है संसद भवन के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन करेगा, इसका उपराष्ट्रपति नहीं होगा, इन दोनों का सिर्फ ये होगा। राइट, तो 1-2 आंसर हो जाएगा, सिर्फ 2 यहाँ से स्टेटमेंट होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करना। तीनों स्तरों पर पंचायतों के पास सीटों जो होती हैं, सीट सभी सीट पर प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, दूसरा क्या, तीनों स्तरों पर पंचायतों की महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण। तो इसे बोल रहा है कितने 73वें संविधान संशोधन के नियम के अनिवार्य प्रावधान हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखते हैं यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका था, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका देखो, इसमें बोला था तीनों स्तरों पर पंचायतों के सभी सीटों का प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव। तो उसके बाद यहाँ पर देखो, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ से बोल रहा है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, स्वैच्छिक प्रावधान होता है। एक स्वैच्छिक प्रावधान होता है ये कि किसी भी स्तर पर पंचायतें पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के सदस्यों के दोनों के लिए यहाँ पर आरक्षण प्रदान करती हैं। ठीक है, सीटों का आरक्षण आपको करेक्ट हो जाएगा। अगला है अनिवार्य प्रावधान। हमारा जो अनिवार्य प्रावधान होता है वो क्या होता है कि सभी सीटों में प्रत्यक्ष चुनाव हो। क्या हो, सभी सीटों में प्रत्यक्ष चुनाव हो। तो ये आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट ऐसे करेक्ट होंगे, 1 और 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, एक आपका अनिवार्य प्रावधान, दूसरा आपका स्वैच्छिक प्रावधान। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। अनिवार्य प्रावधान में क्या होगा, सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, जो ये पहला बोला है। और जो स्वैच्छिक प्रावधान है इसमें होगा आपका जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए सीटों का जो उसके लिए आरक्षण। ठीक है, यह 1 और 3, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्नें तांबे के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट दे रहा है इसमें। पहला है मलाजखंड, खेतड़ी, कोडरमा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें से, हमारा यहाँ से आंसर होगा आपका मलाजखंड। ठीक है, मलाजखंड आपका बालाघाट के देश का सबसे बड़ा तांबे का भंडार इसको बोलते हैं बालाघाट में। ठीक है, अगला है खेतड़ी। खेतड़ी की खदानें राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित हैं। ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा विकसित तांबा खनन के प्रयोजन से जाना जाता है। कोडरमा झारखंड की जो अभ्रा की खदान है उसके लिए जाने थे, ना कि तांबे के लिए। तो 1-2 करेक्ट, हमारा आंसर ये हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भारत के शून्य मील केंद्र जो है 0 मील सेंटर के निकटतम देशांतर पर स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो 12 नंबर से क्या हो जाएगा, ये हमारा हैदराबाद, डी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 13, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, भारत का 90% से अधिक गोंडवाना कोयला भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है। राइट, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या होगा, पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोयला का 98% जो आपका है गोंडवाना काल का माना जाता है इसका, तो ये करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है, ये गलत है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनाईमुटी है, जो समुद्र तल से कितना 2695 मीटर है, और डोडा बेटा कितनी है 2637 है। तो आपकी ये गलत हो जाएगी। तो हमारा 1 सही है और 2 गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ से, इसमें से कौन सा सही है, 1 सही था 2 गलत था, तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। इनमें से कौन सी उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ आपको यहाँ पर ये बताना है। राइट, तो देखते हैं इसको। बेतवा। ठीक है, देखो उत्तर की ओर जो बहने वाली नदियाँ पहले आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है। एक तो चंबल है। ठीक है, चंबल यहाँ पर दिया है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, चंबल पर आपका होगा बेतवा। ठीक है, बेतवा होती है। उसके बाद सोन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं। सोन के बाद धसान।
ठीक है, दसान। तो ये जो आप लिख देंगे ऐसे करके, आप बना लेंगे नोट्स, उसमें लिखेंगे उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, ये चारों के नाम लिखेंगे। ये लूनी और आपकी जो स्वर्ण रेखा है ये नहीं है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 और 3, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है जो कर्नाटक के शिवमोगा के पास से निकलती है, जो दो नदियों के संगम तथा पूर्वी घाट से होकर प्रवाहित होती है। करेक्ट आंसर 15 का हमारा क्या हो जाएगा, 15 का तुंगभद्रा, ठीक है। बी इसका यहाँ से, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुंगभद्रा जो नदी कर्नाटक में दो नदियों तुंगा और भद्रा के संगम से बनती है, ठीक है। प्राचीन काल में इसे पंपा नदी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। जो तुंगभद्रा नदी है इसकी उत्पत्ति शिवमोगा के उत्तर से लगभग 610 मीटर की ऊंचाई पर होती है, ठीक है। ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और इसे आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से आकर मिल जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। यहाँ बोला उनके बारे में विचार करना है। यद्यपि पूर्वी घाट असंतुलित निम्न क्षेत्र है, पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से सतत और उन्नत क्षेत्र है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो 16 बोला ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में सतत अधिक ऊंचे होते हैं, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट का संगम अन्नामलाई पहाड़ियों में होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी पश्चिमी जो घाट है इनका नीलगिरी पहाड़ी मिलते हैं, न कि अन्नामलाई पर, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। 17 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचारना कि कौन सा कथन सही है, कौन से कथन इनमें से सही आपको ये बताना है, ठीक है। 17 में पहला स्टेटमेंट यहाँ से, हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो पहला आपका क्या गलत होगा, क्योंकि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यूरॉल है, ठीक है। विश्व से पूछा है तो यूरॉल। अरावली श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है, राइट, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। माउंट कंचनजंगा हिमालय श्रृंखला का एक हिस्सा, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिक्किम में कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है, तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक चौड़ी है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दो स्टेटमेंट सही है, 2 और 3, हमारा आंसर बी यहाँ से हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार करना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। इनमें से किसकी भूमि सीमा म्यांमार के साथ लगती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका 18 का। देखो किसकी लगती है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मार देते हैं। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो नागालैंड आप ऐड कर सकते हैं अपना नोट्स कुछ लिख रहे होंगे तो। मिजोरम, ठीक है, मिजोरम है। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 है। तो यहाँ पे असम और मेघालय नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 और 4, 1 और 4 बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दक्कन ट्रेम का निर्माण हुआ, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 19 का बी, जो आपका बाढ़ बेसाल्ट है, ठीक है, बाढ़ बेसाल्ट है उनके कारण, ठीक है। जो आपके बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र होते हैं, ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उत्सर्जित करते हैं, जो बहुत दूर तक क्या है प्रवाहित होता है, ठीक है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर में घने लावा प्रवाह से ढके होते हैं, ठीक है। इन प्रवाह की एक श्रृंखला हो सकती है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं, ठीक है। भारत का दक्कन ट्रेम, जिस पर वर्तमान जो महाराष्ट्र का पठार ज़्यादातर भाग पर पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा बी। 20 नंबर, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। हेमेटाइट अयस्क लौह तत्व के प्रतिशत की दृष्टि से उपलब्ध सर्वोत्तम लौह अयस्क है, ठीक है। तो 20 का पहला स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि हेमेटाइट अयस्क की तुलना में मैग्नेटाइट लौह की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, एंथ्रेसाइट कार्बन सामग्री की दृष्टि से उपलब्ध उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, क्योंकि कार्बन सामग्री की दृष्टि से देखेंगे एंथ्रेसाइट में जो कोयले की सर्वोत्तम गुणवत्ता मानी जाती है, ठीक है। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कहते हैं 92 से 98% के बीच में होती है, ठीक है। इसमें से जो बिटुमिनस कोयले की तुलना में बहुत अधिक होता है, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर केवल 2 होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी होगा, केवल 2। अगला है 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंधु नदी का डेल्टा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की तुलना में कम उपजाऊ होता है, ठीक है। तो 21 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लद्दाख श्रृंखला को काटती है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के गिलगिट के पास से एक शानदार घाटी बनाती है, फिर दर्जिस्तान क्षेत्र में चिलास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये भारत की सिर्फ जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब ये सब नहीं है, तो ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो पहले ये बता देते हैं कौन कौन सी हैं। देखो, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं आपकी जिसमें हो जाएंगी श्योक, ठीक है, श्योक यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद गिलगिट, गिलगिट यहाँ नहीं है, लिख सकते हो आप। और सुरू, ठीक है,
शुरू यहाँ पर नहीं है इसमें, राइट। नुब्रा, नुब्रा यहाँ पे दिया हुआ है। सिगार यहाँ पे नहीं है इसमें। गेस्टिंग, गेस्टिंग भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। द्रास, तो ये सब यहाँ दिया क्या है, हिमालय की सहायक नदियाँ हैं जो सिंधु से सिंधु की सहायक नदियाँ, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 22 का ए करेक्ट होगा। 2 और 3, ठीक है, 2 3 ए। थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें, देखता हूँ। देखो 20 में इसमें सेवक तो होगा, ठीक है, सेवक है, उसके बाद सेवक है और आपका नुब्रा है, ये दो नदियाँ यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। मैंने जास्कर भी तो बताया था, ठीक है, जास्कर भी यहाँ पर होगा क्योंकि मैंने जास्कर यहाँ पर बताया था, तो जास्कर भी यहाँ पर है। तो सेवक, नुब्रा, जास्कर, तो तीनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2 3 4 यहाँ पे आंसर होगा। 1 2 3 4 है, 1 2 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि आप देखो, मैं जो यहाँ पर बताता जाऊँ उसके हिसाब से देख ली, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा देखने में डाउट हो जाता है कि क्या पूछा है इसमें। तो जास्कर मैंने बताया, सेवक बताया और आपका नुब्रा, तो इस हिसाब से आपका आंसर ए हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है, अतीत की किस भूगर्भीय घटना के ने प्रायद्वीपीय भारत की वर्तमान जल अपवाह तंत्र को आकार दिया है, ठीक है। तो 23 में यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे जो बोल रहा है प्रायद्वीपीय के पश्चिम तट का अवतलन, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट, क्योंकि जो प्रारंभिक तृतीय काल है इसके दौरान प्रायद्वीपीय पश्चिम किनारे के अवतलन ये समुद्र के नीचे डूब गया था, पहला करेक्ट है। दूसरा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का दक्षिण से पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बंकन, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान प्रायद्वीपीय क्षेत्र में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर बंकन जो संपूर्ण जल निकासी है वो बंगाल खाड़ी की ओर उन्मुख कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। हमारा सिर्फ एक करेक्ट होगा, तो आपका आंसर ए होगा। 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। काठियावाड़ जो तट मालाबार और कोकण तट के बीच स्थित होता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि काठियावाड़ जो तट है, देखो जो पश्चिमी तट है इसके उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित कुछ भाग हैं वहाँ से, जैसे गुजरात के कच्छ काठियावाड़ तट, ठीक है, महाराष्ट्र के कोकण, कर्नाटक से गोवा, केरल से मालाबार तट, तो ये सब इसका मैच होगा, तो पहला आंसर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदान के बीच संकीर्ण है और उत्तर दक्षिण की ओर चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान बीच में संकीर्ण और उत्तर दक्षिण में क्या है, चौड़ा हो जाता है। तीसरा, पश्चिमी तटीय मैदान डेल्टा रहित है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है तीसरी वाली, ठीक है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 25, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं ITCZ, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ये बोल रहा है ये निम्न दाब का क्षेत्र जहाँ व्यापारिक पवन एकत्रित होती हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, ITCZ अभिसरण जो दक्षिण पश्चिम मानसून की घटना के लिए जिम्मेदार होता है, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, पहला भी करेक्ट है। तीसरा, इसका पूर्वोत्तर मानसून की घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तीसरा यहाँ पे गलत होगा आपका, ठीक है, तीसरा गलत होगा, क्यों, क्योंकि शीत ऋतु में ITCZ जो है दक्षिण की ओर बढ़ता है, इसलिए क्या है उत्तर पूर्व से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम की ओर क्या पवनों का प्रवाह उल्टा हो जाता है, ठीक है, जिन्हें उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। हमारा 2 करेक्ट है, 1 और 2, हमारा आंसर ए होगा। 26, स्थायी तुषार जिसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें अधोभूमि स्थायी रूप से जमी हुई होती है और ये आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये सही बता रहा है, सही बात है। दूसरा, स्थायी तुषार के पिघलने से ग्रीन हाउस गैस और उसके हानिकारक रोगजनक यहाँ पर निर्मुक्त होते हैं, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सेकंड आपका यहाँ से ये भी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ मामले हैं जो स्थायी तुषार के पिघलने से संभावित हानिकारक रोगजनित जो सूक्ष्म है वो बाहर निकल सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्या है, तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर है, तीसरा, किसी भी अधोभूमि को स्थायी तुषार माना जाए इसके लिए उनका कम से कम लगातार 2 वर्षों तक जमा होना आवश्यक है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। अधोभूमि को स्थायी तुषार इसलिए माना क्योंकि इनके उसका जो कम से कम 2 वर्षों तक जमा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और ये अनिवार्यता स्थायी तुषार को कई ठंडे क्षेत्रों में घटित होने वाली जो मौसमी घटनाएं होती हैं उसको पिघलने से चक्करों को अलग करने से बनाती हैं, ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीनों यहाँ से बातें करेक्ट है, सभी इसके आंसर हो जाएंगे। 27, ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 27 का हो जाएगा। जो आपका ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा पोखरण 1, ठीक है, ये ऑपरेशन भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण को संदर्भित करता है जिसका नाम कोड स्टाइलिंग बुद्धा जो 18 मई 1974 को भारत के राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 27 का बी आंसर हो जाएगा, भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में संबंधित संचालन, ठीक है। अगला है 28, यूक्लिड मिशन, ठीक है, यूक्लिड जो मिशन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की क्या है, एक पहल है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, जुलाई में मिशन ये शुरू किया था, जुलाई 2023 में।
इसका उद्देश्य न्यूट्रिनो और पृथ्वी के बीच परस्पर क्रिया के प्रभाव को पता लगाना, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा गलत होगा, क्योंकि यूक्लिड ब्रह्मांड और खगोलीय इतिहास की संरचनाओं के बारे में जानना का प्रयास करना, ठीक है। तो उसके बीच ये, तो सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, इसे डार्क यूनिवर्स की संरचना और विकास का पता लगाने के लिए अभिकल्पित किया गया था, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 1 और 3 आपके करेक्ट है, तो हमारा आंसर केवल 2 यहाँ से हो जाएगा। 29 स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। टोटीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं केवल निकट संबंधी प्रकार की कोशिकाओं में ही विभेदित हो सकती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका 29 है, इसका ये होगा, और ये गलत होगा, क्योंकि स्टेम कोशिकाओं में पोटेंट स्टेम कोशिकाएं उसमें सबसे अधिक विभेदन क्षमता होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला क्या है, मल्टी पोटेंट जो स्टेम कोशिकाएं सभी संभावित प्रकार की स्टेम कोशिकाओं में विभेदित हो सकती हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट, सेकंड भी गलत होगा, क्योंकि ये मल्टी पोटेंट जो स्टेम कोशिकाएं ये प्लूरीपोटेंट अथवा टोटीपोटेंट स्टेम कोशिकाओं की तुलना में विभेदन क्षमता सीमित होती है इनकी, ठीक है। क्या होती है, सीमित होती है। विशेष ऊतक के भीतर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो सकती हैं, किंतु वे सभी संभावित स्टेम कोशिकाओं में विभेदित नहीं हो सकती। यहाँ बोला था सभी, ठीक है, सभी में नहीं हो सकती हैं। दोनों यहाँ से गलत है, हमारा आंसर क्या होगा, ना तो 1 और ना ही 2, 29 का डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, मिहिर भोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उसने वरा और प्रभास जैसी उपाधियाँ क्या धारण की थी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने वरा और जो प्रभास जैसी उपाधियाँ धारण की। मिहिर भोज ने कन्नौज में अपनी राजधानी को बनाया था, ठीक है। दोनों सही हैं। तीसरा, उसने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करते हुए नर्मदा नदी तक अपने साम्राज्य को विस्तार किया, ये भी स्टेटमेंट जो तीसरा, ये भी आपका करेक्ट है। तो तीनों ही बातें यहाँ से करेक्ट हो जाएंगी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी 1, 2, 3। कुछ और बात जान लेते हैं इसके बारे में, जैसे कि क्या अरब यात्री अल मसूदी ने उसे राजा बौरा की उपाधि भी दी थी, ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पॉइंट और है, जैसे बरा ताम्रपत्र शिलालेख महोदी में स्कंदवारा सैन्य विहीर का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा याद रखने हैं। अगला देखते हैं 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने जनजातियों को न्याय पाने के लिए प्रेरित किया, ये असहयोग आंदोलन से प्रभावित था, इसने आक्रामक गुरिल्ला आंदोलन संगठित किया। तो ये कितनी घटनाओं को यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 31 का सभी तीनों, जो सभी तीन घटनाएं हैं आपकी ये अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा 31 का। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस वीमेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह महिलाओं की लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्पित इकाई होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका लक्ष्य महिलाओं के लिए सतत विकास लक्ष्यों के दृष्टिकोण को साकार करना होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, ठीक है। तीसरा यहाँ से गलत होगा, इसका मुख्यालय मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 33, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण PPV NFR अधिनियम 2001 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य पौधों की जो किस्म है उसमें कृषकों के अधिकार को सुरक्षा करना और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कथन एक आपका जो है वो सही है। दूसरा कथन देखते हैं क्या है, ये अधिनियम पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ UPOV के अनुरूप होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 33 का, 33 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है, ठीक है। 34 नंबर देखते हैं, संसाधन दक्षता चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं 34 में पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये एक उद्योग संचालित पहल होता है, ठीक है। क्या है, उद्योग संचालित पहल है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना होता है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य है उसको पूरा करना, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जो आपका इसका उद्देश्य क्या है, जो आपका सतत विकास लक्ष्य 2030 है उसके जो पेरिस समझौते के लक्ष्य किए गए थे, तो ये भी इसको पूरा करना, दोनों करेक्ट है। तीसरा, इसे G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता समूह की बैठक में विमोचित किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही है, हमारा आंसर सभी 3, ठीक है। 35, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जो संशोधन अधिनियम था 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके अंतर्गत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विनिर्माण
आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग को प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। दूसरा, प्लास्टिक उत्पादकों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और दिशा निर्देश लागू किए गए, ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। 36, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये कंपनी नियम जो अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी जो कंपनी है। ठीक है, गैर लाभकारी कंपनी है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, सेकंड भी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तीसरा, इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत यहाँ पर किया गया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये जो आपकी बैंक है, ये जो बोल रहा है भारतीय अनुसंधान जो भुगतान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो एनपीसीआई, इसका भारत में खुदरा भुगतान निपटान प्रणाली संचालन हेतु ये संगठन है। ठीक है, इसका अधिनियम 2007 होगा। ठीक है, 2007 के तहत, ना कि इसके 1934 के तहत। ठीक है, ये आपको याद रखना, गलत है। 2007 बोला है, ये 1934 नहीं होगा। ये अधिक दक्षता हासिल करने और भुगतान प्रणालियों की पहुंच दायरा बढ़ाने हेतु खुदरा जो भुगतान प्रणाली उसमें नवाचार लाने पर केंद्रित करता है। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। कौन सा गलत, सिर्फ एक गलत है, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर आपका देखते हैं क्या होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा केवल 3, सी। नेक्स्ट है अगला, प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। क्या है, सांविधिक निकाय। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि ये प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी है, ये आर्थिक अपराधों के लिए विदेशी मुद्रा जो कानून है उसको उल्लंघन की जांच के लिए अधिकृत एक बहुविषयक संगठन है। ये निदेशालय भारत सरकार की वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, यह भगोड़ा आपराधिक जो आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो ओनली 2 करेक्ट, हमारा आंसर क्या हो जाए, केवल 2। ठीक है, अगला है 38, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको बोलते हैं नाबार्ड, किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्तमान में इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त है, किंतु पूर्व में इसे एक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला स्टेप यहाँ से गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 1982 में सतत जो न्याय संगत कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे संसद द्वारा यहाँ पर पारित अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए विशिष्ट लक्ष्य उन्मुख पहल के माध्यम से वित्तीय रूप में समावेशी ग्रामीण भारत को निर्माण करना। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। तीसरा, ये ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर यहाँ से बी आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विधि मान्य मुद्रा का एक रूप है जिससे विधि द्वारा ऋणों के निपटान के लिए स्वीकृत माध्यम के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक 1000 रुपये तक के सभी सिक्के और 1 रुपये के नोट यहाँ पर जारी करता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये गलत होगा, क्योंकि 1000 रुपये तक के सभी सिक्के और 1 रुपये नोट यहाँ पर जारी करती है सरकार। ठीक है, ना कि रिजर्व बैंक, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। क्या होगा, सरकार जारी करती है, तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा, रिजर्व बैंक यहाँ पे जारी नहीं करती है, तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 39 हो गया। 40 नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रों पर विचार करना है। चीन, रूस, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर कोरिया और आपका दक्षिण कोरिया में से उपयुक्त राष्ट्रों में से कितने जापान के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 40 का यहाँ पर हो जाएगा आपका सभी 6, जितने सभी 6 राष्ट्र हैं ये क्या है जो जापान के साथ समुद्री सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, 41, समान नागरिक संहिता यूसीसी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संपूर्ण देश के लिए एक कानून बनाने का प्रावधान करती है जिसे सभी धार्मिक समुदाय पर उसके जो सुई विषय है उस पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ से जो 41 है इसका ये हुआ, तो 41 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, भारतीय संविधान की आवश्यकता पड़ने पर यूसीसी के जो यूनियन सिविल कोड जो आपका जो होता है इसके कार्यान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पर भी करेक्ट होगा। तीसरा, दो ऐसे राज्य जहां समान नागरिक संहिता लागू है, गोवा और उत्तराखंड। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत, क्योंकि दूसरी ओर जो उत्तराखंड है उसमें कोई समान जो संहिता है वो नहीं है। विभिन्न धर्मों के लोग जो विधि है उसका वहाँ पर पालन करते हैं, तो तीसरा आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आपका गोवा एकमात्र स्थान है जहाँ नागरिक जो सिविल नागरिक संहिता है वो लागू है। गोवा परिवार कानून जो 1867 था पुर्तगाली नागरिक संहिता है। ठीक है, तो आपका उत्तराखंड नहीं होगा, जो
1 2 से 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होंगे। यहाँ से 42 क्वेश्चन है, स्काई शील्ड के बारे में क्वेश्चन है। स्काई शील्ड इनिशिएटिव की चर्चा कभी कभी निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में की जाती है? ठीक है, ये की जाती है यूरोप, ठीक है, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोपीय देशों के बीच जो बदलती गतिशीलता थी उसको देखते हुए तटस्थ जो विदेश नीति थी उसके लिए यहाँ पर क्या है, ये न्यूज़ में था। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ये 42 का ये यूरोप। ठीक है, अगला यहाँ से 43 प्रोजेक्ट वेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से शुरू की गई डिजिटल रूपांतरण हेतु एक पहल होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके तहत पारंपरिक कागज आधारित प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG सेवा की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो बीजी सेवा की यहाँ पर शुरुआत की गई। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यह भी आपका करेक्ट होगा। तीसरा, यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है या नहीं देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो दोनों हमारी बातें सही थी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका C। 44 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पर्यटन, मत्स्य पालन, समुद्री परिवहन, नवीकरण ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, इसमें से कितनी नीली अर्थव्यवस्था का हिस्सा है या कितनी ब्लू जो इकोनॉमी उसका हिस्सा यहाँ पर है? ठीक है, तो ये बताना है कौन कौन सी है। दो देखो, पर्यटन, ठीक है, ये भी इसमें शामिल होता है, तटीय जो समुद्री पर्यटन होता है ये, राइट। उसके बाद जो समुद्री मत्स्य होता है, मत्स्य पालन, ये भी आपका इसमें रहता है। समुद्री जो परिवहन है ये भी शामिल रहता है। ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन है ये भी रहता है। उसके बाद जो आपका नवीकरणीय जो ऊर्जा है ये भी रहता है। तो सभी क्या है, ये नीली जो अर्थव्यवस्था उसका एक प्रमुख घटक होती है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सभी 5 D। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है उसके बारे में क्वेश्चन है, विचार करना है। इसका उद्देश्य संगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था की सुरक्षा सुनिश्चित कराना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लाभार्थी किसी संगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ अथवा आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यह भी करेक्ट है। तीसरा, ये एक अनिवार्य पेंशन योजना है जिसमें बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, ये एक अनिवार्य पेंशन योजना नहीं है, ये स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट हैं, B यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 46 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कठोरता और लचीलापन दोनों ही भारतीय संविधान की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ये विशेषताएं हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ सबका करेक्ट है। दूसरा, राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक है। ठीक है, क्या है, संरक्षक है, गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जिसे मौलिक अधिकारों का संविधान का संरक्षक कहा जाता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तुम्हारा सही नहीं कौन सा, B 2। ठीक है, 46 का B। 47 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के प्रदत्त उन्मुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यपाल के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही केवल सर्वोच्च न्यायालय में उसके कार्यकाल की अवधि में ही प्रारंभ अथवा जारी कर सकती है या जारी रखी जा सकती है। तो 47 का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ अथवा जारी नहीं रखी जाएगी। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये भी क्या बोल रहे हैं, तो ये देखो, इसके परिणाम स्वरूप 2 माह की नोटिस की अवधि के पश्चात ये राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध सिविल कार्रवाई उसके कार्यकाल में यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो आपका ये से गलत हो जाएगा, दोनों गलत हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 47 का D। 48 संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान में जो संवैधानिक संशोधन है विधेयक पर सहमति की स्थिति में संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का यहाँ पर प्रावधान करता है। ठीक है, तो 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में दोनों सदनों की बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, संविधान संशोधन के विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, ये भी गलत है आपका। संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकता है, किंतु राज्य विधानमंडलों में नहीं होगा। तीसरा, राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद पर वापस भेज सकता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपका गलत हो गया भी, क्योंकि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करना अनिवार्य होगा। वह ना तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और ना ही विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, तो भी गलत हो गया। पूछा क्या है, कौन सा सही होगा, तो इनमें से कोई हमारा सही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 49 राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, कैबिनेट द्वारा लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जा सकती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 49 है इसका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दुर्भावनापूर्ण इरादे की
आधार पर ही न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि निरमा मिल्स मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा को दुर्भावनापूर्ण इरादे के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कौन सा मामला था? निरमा मिल्स मामला 1980। ठीक है, इसकी उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा देश के कुछ भाग पर ही लागू हो सकती है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। कितने करेक्ट हैं? 2। तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? केवल 2। ठीक है, अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 50 क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा इसकी जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर, ठीक है, 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य का बजट पारित कर सकती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से जो आप करेगा ये करेक्ट है, क्योंकि संसद राज्य विधायी विधेयक जो विधायी विधेयक है उसमें राज्य बजट को पारित कर सकता है। तो सेकंड क्या सही होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? 50 का हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दूसरा करेक्ट है, पहला गलत है। तो पूछे कौन सा सही है? हमारा केवल बी, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। जैसे 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एकीकृत न्यायपालिका, कठोर संविधान, विधि का शासन, आपातकालीन प्रावधान, त्रिसदन, इनमें से कितने प्रावधान संघवाद को मजबूत करते हैं? ठीक है, तो देखो, एक तो पहला आपका क्या आ जाएगा जो लास्ट में है, द्विसदनीवाद। ये क्या संविधान का एक द्विसदनी विधायिका का प्रावधान करता है। इसमें उच्च सदन, राज्यसभा और निम्न सदन यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, पहला तो आपका ये करेक्ट होगा। दूसरा यहाँ पे दूसरा आपका जो आंसर रहेगा कठोर संविधान, एक तो ये। ठीक है, ये क्या है? संविधान द्वारा स्थापित शक्तियों का विभाजन तथा संविधान की जो सर्वोच्चता है तभी तक बनी रह सकती है जब तक इसके संविधान संशोधन इसकी विधि कठोर हो। तो एक आपका सेकंड और एक आपका पांचवा, तो 2 स्टेटमेंट सब करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 51 का ए। 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत विभाज्य जो राज्य है इसके अविभाज्य संघ होते हैं। ठीक है, भारत विभाज्य राज्यों का एक अविभाज्य संघ है, ये बोल रहा है। तो 52 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, भारत संघ में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का क्षेत्र भारत संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि भारत संघ में केवल राज्य शामिल होते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर नहीं होते हैं। तो ओनली 1 करेक्ट होगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा 52 का ए। 53, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देश का गृह मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर क्या कार्य करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये गलत होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो अध्यक्षता होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगला है, परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261 261, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसना? 263। ठीक है, 261 नहीं होगा तो भी आपका ये गलत हो गया। तो आपका ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के संपर्क करता है तो केंद्र के पास स्थायी जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम जो है 1956, ठीक है, 1956 है। यदि कोई विशेष राज्य या न्यायाधिकरण के गठन के लिए केंद्र से संपर्क करते हैं तो केंद्र सरकार को पीड़ित राज्यों के बीच परामर्श करके मामले सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये कार्य नहीं करता है अतएव ये तदर्थ जो अधिकरण का गठन करता है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा, इसका ऐसे आता है। ठीक है, गठित करने की शक्ति नहीं होती, इसको समझा सकता है, बता सकता है। ठीक है, अगला क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय सूत्र पर प्रश्न नहीं उठाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अधिकरण द्वारा जो भी निर्णय सूत्र दिए जाएंगे उस पर प्रश्न नहीं उठाएगा, लेकिन वह अधिकरण की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सेकंड करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से एक गलत है और दूसरा सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2। 55, दिल्ली की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा यहाँ पर क्या बनाया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि 1991 संविधान संशोधन 1991। ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा, मंत्रिपरिषद की शक्ति विधानसभा में कुल संख्या का 15% निर्धारित करता है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या होगा? ये भी गलत होगा, क्योंकि मंत्री जो परिषद उसमें बता रहा है विधानसभा की कुल क्षमता 7 एक मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री होते हैं। ठीक है, उनकी 10% यहाँ पर तय की गई है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तुम्हारा दोनों गलत हैं। ठीक है, 55 का आंसर क्या हो गया? डी। पूछा कौन सा सही है? कोई नहीं सही है। 56, स्थानीय सरकार के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये केवल शहरी स्थानीय सरकार के मामलों से संबंधित होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा,
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं। राइट, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, परिषद एक परामर्शी संस्था है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, हमारा आंसर सभी तीन हो जाएगा। 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं और भारतीय विदेश सेवाएं देश में केवल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, तो 57 का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय वन सेवा IFS की स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, ओनली आपका ये गलत हो जाएगा, पहला आपका यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 1947 में जो औपनिवेशिक आपके भारतीय सिविल सेवा ICS और भारतीय पुलिस सेवा IPS जो है IP, इसका स्थान भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS ने ले लिया है। तो ओनली 2 ही मूल अखिल भारतीय यहाँ पर सेवाएं थी। ठीक है, अगला है, राज्यसभा को भारत के संविधान के तहत एक अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 जो है उसमें संसद को अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार देता है, बशर्ते राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है, तो सेकंड करेक्ट होगा, ओनली 2 करेक्ट है, बी इसका आंसर हो जाएगा 57 का। ठीक है, 58 नंबर देखते हैं। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, बॉम्बे उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दादर नगर हवेली तथा दमन दीव का एक विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सेकंड आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि केरल लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 58 को सेकंड बोला था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर केरल केंद्र शासित प्रदेश, जो यहाँ पे केरल का नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे तमिलनाडु दिया हुआ। तमिलनाडु केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो बात जो बोल रहा है ये सही है। ठीक है, सेकंड बात यहाँ पर बोल रहा है तमिलनाडु, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, राइट, लक्षद्वीप मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे सेकंड इस वजह से गलत होगा, क्योंकि तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, ना कि लक्षद्वीप। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ओनली पहला करेक्ट होगा, पहला करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ आपका आंसर ए होगा यहाँ से 58 का। देखो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए एक चीज़, क्योंकि एक एक पॉइंट को लेकर गलती इसमें समझ आ रहा है। ठीक है, जैसे बोला इसमें तमिलनाडु केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, तो आंसर जो होगा इसका तमिलनाडु केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी होगा और मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से इस वजह से गलत था, आंसर आपका केवल एक होगा। 59, पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इनको कालक्रम के अनुसार क्या लगाते कैसे लगाते हैं। देखो, पहला क्या आपको हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति उसके बाद आएगा। उसके बाद आपका आएगा जीवी के राव समिति। उसके बाद आपका LM सिंघवी। ठीक है, LM सिंघवी है। तो ये आपका आंसर इस टाइप से सी मैच करेगा, जो पंचायती राज के विकास के जो गठन है उनके कालक्रम इस टाइप से सी नंबर के जैसा उसका मैच करेंगे। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, सहकारी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मूल अधिकार होता है। ठीक है, क्या होता है, एक मूल अधिकार होता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संसद स्वैच्छिक गठन के सिद्धांतों के आधार पर जो सहकारी समितियां उसके निगमन विनियमन और समापन के लिए यहाँ पर प्रावधान करती हैं। सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि सहकारी समितियों का निगमन है राज्य विधायी का स्वैच्छिक गठन लोकतांत्रिक सदस्य के जो नियंत्रण है उसकी भागीदारी के स्रोत के रूप में यहाँ पर सहकारी समितियों के निगमन के लिए ये प्रावधान कर सकती हैं। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, संसद यहाँ पर नहीं होगा, कौन था, राज्य विधायी का। तीसरा, किसी सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का संविधान सहकारी समिति के निदेशक मंडल की सदस्यों की संख्या के कार्यकाल का प्रावधान करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 61 है इसका करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि जो अनुच्छेद आपका 243 ZJ होगा, 243 ZJ, ये आर्टिकल आपको बताता है बोर्ड के सदस्यों, जो बोर्ड का अर्थ है कि निदेशक मंडल या सहकारी समिति के शासी या निकाय, ठीक है, उनके पदाधिकारियों की संख्या या कार्यकाल। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सहकारी समितियों के चुनाव कराने की शक्ति राज्य विधायिका द्वारा प्रदत्त निकाय में निहित है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। दोनों बातें क्या एकदम यहाँ से करेक्ट होंगी, तो हमारा 61 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों बातें करेक्ट है, मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। 62, भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 CCTS 2023 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय विद्युत नियामक जो आयोग है CERC कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र के व्यापार का नियामक
व्यापार का नियामक है। तो ठीक है, तो 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, एक कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र 100 टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसके द्वारा सूचित ग्रीन हाउस गैस की जो तीव्रता लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए बाध्य संस्थाओं की आवश्यकता होगी। एक कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र को 1 टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य बराबर होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, 100 टन। ठीक है, 100 टन बोला है इसमें, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या मैंने क्या बताया था आपका, 1 टन। ठीक है, 1 टन CO2, ना कि 100 टन। तो ये गलत हो गया, ओनली 1 करेक्ट है। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से देख के चलना है। ठीक है, 63, भारत श्रीलंका संबंध में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत और श्रीलंका पाक डेल्टा मरुवत के बीच की समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो 63 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति जो और सागर क्षेत्र में सभी जो सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण भागीदार होगा। सेकंड भी बात आपकी करेक्ट है। तीसरा क्या होगा, श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत में मुख्य रूप से तमिल आबादी है और यह भारत श्रीलंका संबंध को केंद्र बिंदु बता रहा है। ठीक है, केंद्र बिंदु रहा है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि श्रीलंका के उत्तरी जो प्रांत है उसमें मुख्य रूप से तमिल आबादी है, यह भारत श्रीलंका के संबंधों का जो केंद्र हो रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ से तीसरा गलत हो जाएगा। हमारा ओनली 2 करेक्ट है, तो हमारा आंसर केवल 2 हो जाएगा, 63 का बी। 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, कथन 1 और कथन 2 दिए हैं। भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति क्षेत्र के तहत उसके सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दूसरा, इसका उद्देश्य मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान। देखो, इसके बारे में बात कर रहा है और इसके बारे में इसने व्याख्या भी कर रहा है कि आप क्या क्या यहाँ पर इसको काम करना है। ठीक है, दोनों बातें इसकी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ से इसका हो जाएगा, इसकी व्याख्या कर रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट रहेगा इसका, इसका स्टेटमेंट रहेगा आपका ए नंबर आएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसका सही है। 65 नंबर, ए वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर 65 का हो जाएगा आपका बी, व्यापार एवं विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, अगला है 66 नंबर, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित कास पठार। ठीक है, कास पठार प्रसिद्ध है किसके लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर जो 66 इसका हो जाएगा बी, आपका उच्च ऊंचाई वाले जो आर्किड और अन्य दुर्लभ फूल है उसकी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कहाँ है, ये आपका भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला है 67, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला है, मानसून की शुरुआत के दौरान ITCZ उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है, जबकि पश्चिम जेट स्ट्रीम भारत क्षेत्र में वापस चली जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे 67 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान आर्द्र वायु धारा महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि द्वारा लाई जाती है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध से समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु राशि है, भूमध्य रेखा को पार करने के बाद सामान्य दक्षिण पश्चिम दिशा में जो निम्न दाब है उस क्षेत्र की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। पश्चिम जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप पर उसी कटिबंधीय औषधों को नियंत्रित करती है जो दक्षिण पश्चिम पवनों को आकर्षित करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हुआ, क्योंकि जेट स्ट्रीम और उस कटिबंधीय चक्रवात पूर्वी जेट स्ट्रीम उस कटिबंधीय औषधों को भारत में ले आती हैं। ठीक है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, हमारा आंसर केवल 1 होगा यहाँ से 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, दर्रे दिए और आपका राज्य दिए हैं। ठीक है, टोंगलांग ला। ठीक है, टोंगलांग ला, इसको देखते हैं। पहले यहाँ पर गलत है, टंगलोंग दर रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक ऊंचा पहाड़ी दर रहा है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा, हल्दी घाटी गुजरात। ठीक है, जो हल्दी घाटी बोल रहा है ये आपका सेकंड वाला कब करेक्ट होगा, सेकंड वाला आपका सही सम्मिलित है, ये सही सम्मिलित नहीं है सेकंड भी, क्योंकि हल्दी घाटी पश्चिमी भारत के राजस्थान में होगा। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये गुजरात में होगा, राजस्थान पश्चिम में होगा, दोनों गलत हो गए। दीफू दर्रा है, दीफू दर्रा आपका भारत चीन म्यांमार की जो विवादित त्रिबिंदु हैं उसके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट ये भी आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चौथा, असीरगढ़। ठीक है, असीरगढ़ मध्य प्रदेश में, ये आपका सिर्फ 1 करेक्ट है। फोर्थ का आपका ए। 69 नंबर, 69 क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। ठीक है, तो इसमें बताते हैं क्रम, देखो क्या रहेगा,
इसका क्रम आपका रहेगा लूनी, बनास, साबरमती और माही, ठीक है। लूनी, बनास, साबरमती और माही, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये रहेगा। इसका जो स्क्रीनशॉट रहेगा थोड़ा सा करके जो मैप का, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर, वहाँ से आप देख सकेंगे इसको। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, हेमावती, काबिनी, अमरावती और इंद्रावती, ठीक है। तो इसको देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ से देखो हेमावती नदी, ठीक है। कावेरी की सहायक नदियाँ कौन सी है? कावेरी की सहायक नदी आपकी हेमावती है, ठीक है। लक्ष्मण तीर्थ है, ठीक है। काबिनी है, काबिनी यहाँ पर दिया है, हेमावती भी दिया है, ठीक है। और सिमसा है, सिमसा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अर्कावती है, भवानी नदी है, नोयल नदी है और अमरावती नदी है, ठीक है। ये तो ये क्या है? ये आपकी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इनमें से बोले कितनी कावेरी की सहायक नदियाँ? तो 1 2 3 मैंने आपको बताई, तो केवल 3 ये, ठीक है। 70 का सी यहाँ से इसका आंसर होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा बताएं वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। 71, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, क्षेत्र और खनिज क्षेत्र दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पूर्वोत्तर जो पठार क्षेत्र है, ये पूर्वोत्तर पठार क्षेत्र में इसमें छोटा नागपुर का पठार आता है, ठीक है। उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें से निम्नलिखित खनिज क्या क्या है? तो पहला आपका जो बोल रहा है पूर्वोत्तर प्रायद्वीप पठार में कोयला, ये आपका पहला करेक्ट है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ये मोनाजाइट और जो थोरियम है, इसके लिए जो आपका दक्षिण पश्चिम पठार है, कर्नाटक, गोवा से जो निकटवर्ती होता है, ये आपका उसमें होगा, तो ये भी आपका सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लोहा। तीसरा उत्तर पश्चिम पठार, जस्ता, ठीक है। तीसरा आपका ये भी सही सम्मिलित है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान के अरावली भाग में आपका तांबा, जस्ता, बलुआ, पत्थर, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। तीनों स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, सभी 3, ठीक है। 71 का सभी 3। 72 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, लौह अयस्क, कोयला और कपास वजन कम करने वाले कच्चे माल हैं, ठीक है। 72 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसमें क्या है? कपास नहीं होगा, ठीक है, बाकी और होंगे, तो गलत होगा। फुटलूज उद्योग को संसाधनों, सेवाओं या परिवहन जैसे जो कारक है, उसके प्रभाव के बिना किसी भी स्थान पर स्थापित यहाँ पर किया जा सकता है। सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, पहला गलत होगा और आपका दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूछा कौन सा सही है, तो दूसरा सिर्फ सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये अनुदैर्घ्य टिब्बे और बरखानों से युक्त तरंगित स्थलाकृति भूमि है, ठीक है। 73 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, यहाँ कम वनस्पति आवरण वाली शुष्क जलवायु है, ठीक है। सेकंड भी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा, दोनों बातें सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 74, निम्नलिखित प्रमुख बंदरगाह में कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह? करेक्ट आंसर 74 का सही चेन्नई बंदरगाह जो आपका है, जो पूर्वी तट पर सबसे पुराने बंदरगाह में से एक है, 1859 में बनाया गया था, ये कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। 75, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो जलमार्ग 1 है वो 2 और 3 यहाँ पर उसकी बात कर रहा है, ठीक है। देखते हैं, जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका सही सम्मिलित है, ठीक है। आपका इलाहाबाद से हल्दिया। 2 है सदिया से धुबरी, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका कहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जो जलमार्ग 3 है कोट्टापुरम जो कोल्लम है, तीसरा ये, ठीक है। तीसरा भी आपका सही समझ, तीनों बातें एकदम सही है, हमारा आंसर हो जाएगा 75 का सी। 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अरुणाचल प्रदेश भारत संघ का सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो 76 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है। पहला करेक्ट है, दूसरा गलत। दूसरा क्यों? क्योंकि भारत की संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट होगा, ये गलत होगा। करावती शहर निकोबार द्वीप का द्वीप है, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो करावती शहर निकोबार द्वीप पर स्थित है, तो ये गलत होगा, क्योंकि करावती भारत में केंद्र शासित लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है, तो ये गलत होगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो हमारा आंसर बी होगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 77 नंबर क्वेश्चन है, बोले पटकाई बम हिमालयी पर्वतीय तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो क्या गलत होगा? ये हिमालय तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि पटकाई बम, देखो क्या पटकाई बम को अलग अलग नाम से इनको जानते हैं, जैसे पटकाई बम है, ठीक है, नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर पहाड़ियाँ, तो क्या इनके उत्तर में अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। तो पहले यहाँ से क्या गलत होगा? हिस्सा नहीं बोला है, तो हिस्सा ये होगा, ठीक है, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, मणिपुर को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो मिजोरम है इसको मोलासेस के नाम से जानते हैं, ना कि मणिपुर को, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, लुसाई पहाड़ियाँ पूर्वांचल श्रृंखला में श्रृंखला का एक हिस्सा है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, तीसरा बात सही बोला। चौथा नंबर में यहाँ पे स्टेटमेंट चौथा देखते हैं क्या है, ओनली तीसरा करेक्ट है, ठीक है यहाँ पे। और चौथा देखते हैं, फुमदी, ठीक है,
फुंदी के लिए प्रसिद्ध लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, राइट। तो चौथा यहाँ से करेक्ट होगा। हमारे 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट थे, एक इसका तीसरा एक चौथा, तो हमारा 2 स्टेटमेंट यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित जो राज्य उस पर विचार करना है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, इसमें से कर्क रेखा उपयुक्त में से कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। करेक्ट आंसर 78 का हमारा हो जाएगा यहाँ से 2, 3, 5, 6, ठीक है। 2, 3, 5 और 6 आपका राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। कौन कौन से? 8 राज्यों से, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इन सब राज्यों से होकर गुजरती है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे 78 का। 79 भारत के जल अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल यमुना और सोन गंगा नदी के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदियाँ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, जो कोसी, ये सब महानंदा है, ये सब क्या है इसकी बाएं की साइड की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सतलुज का उद्गम मानसरोवर के जो निकट राका स्थल है वहाँ से होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो बोल रहा है ये भी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। सुवर्ण रेखा, वैतरणी और ब्राह्मणी पूर्व की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको याद रखना है, ओनली 2 करेक्ट है, हमारा आंसर 2। 80 नंबर क्वेश्चन। ये पर्वतीय दर्रा नेपाल, भारत के और चीन के बीच जो आपका रणनीतिक त्रिजंक्शन सीमा उसको स्थित है। इसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी, ये जो परिचित किसकी बात यहाँ पर, ये जो पद्धति से किसकी बात कर रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो 80 का हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये लिपुलेख, ठीक है। लिपुलेख ला जो है उसके बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है। अगला है 81 नंबर क्वेश्चन। 81 है भारत में कपास के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत में विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और हरियाणा को सामूहिक रूप से भारत की कपास टोकरी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। सेकंड यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि भारत में कपास का लगभग 2/3 उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात और जो आंध्र प्रदेश है उन राज्यों से होता है, ठीक है। तो जिन्हें सामूहिक रूप से भारत के कपास की टोकरी के रूप में जानते हैं, तो सेकंड आपका यहाँ से गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट, सूती वस्त्र उद्योग कृषि के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा आजीविका प्रदान करने वाला जो उद्योग है ये होगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। 2 करेक्ट है, हमारे आपके आंसर 2 हो जाएगा। 82 निम्नलिखित में से कौन सा स्पंज आयरन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। स्पंज आयरन का सबसे सही वर्णन यहाँ पे कौन कर रहा है, तो ये करता है इसे लव अयस्क, ठीक है। इसे लव अयस्क या स्क्रैप रिसाइकलिंग धातुओं के जो पुनर्चक्रण से प्राप्त किया है, और इसे ब्लास्ट या फर्नेस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के साथ संघनित यहाँ पर किया था। तो ये यहाँ से इसका 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 मानसून में विच्छेद की परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये वर्षा को संदर्भित करता है जो शुष्क सर्दियों के मौसम के दौरान होती है, ठीक है। तो 83 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका गलत होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत हो क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसकी अवधि के दौरान कुछ दिनों तक बारिश होने के बाद मानसून में विच्छेद आ जाता है। यदि 1 या 1 से अधिक सप्ताह तक बारिश नहीं होती है तो इसे मानसून में विच्छेद के रूप में जाना जाता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, तब ऐसा तब होता है जब मानसून गर्त में वर्षा लाने वाले तूफान बहुत कम आते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली पवनें के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तीसरा भी यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर चलती हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। 2 यहाँ से करेक्ट हमारे हो जाएंगे, तो 83 के हमारे हो जाएंगे। 2 और 3 सही हैं, ठीक है। केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ सही हैं। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित 84 भारतीय स्थानीय तूफानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। स्थानीय तूफानों के बारे में, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है उत्तरी मैदानी इलाकों में चलने वाले लू गर्म, शुष्क और कष्टकारी क्या पवने हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि क्या है उत्तरी मैदान में चलता है। दूसरा, काल बैसाखी बंगाल में दोपहर के समय आने वाले भयानक तूफान है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा क्योंकि काल बैसाखी असम, पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाले भयंकर विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें होती हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा स्थानीय नाम के काल बैसाखी यहाँ पर उसके नाम से लाया जाता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अगला, असम में जूट की कृषि के लिए फूलों वाली बौछार उपयोगी है, ठीक है। जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ से ये इसका गलत होगा क्योंकि फूलों वाली बौछार इस वर्षा में केवल केरल के निकटवर्ती उत्पादन में वहाँ पर होता है, ना कि आपका असम। तो ये गलत हो जाएगा। 2 गलत है, आपका 1 सिर्फ सही है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ओनली 1। 85 मानसून की जो निवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये अगस्त और सितंबर के महीने में होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है।
इसे उत्तरी मैदान के इलाके में साफ आसमान और तापमान में वृद्धि से चिन्हित किया जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। तीसरा, कार्तिक माह की उष्मा अक्टूबर हीट परिघटना को मानसून निवर्तन से संबंधित है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर है, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, ठीक है, उसके तटीय क्षेत्रों में मानसून का आगमन होता है कब, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 86 का हो जाएगा ए, जून के पहले सप्ताह में, ठीक है। भारत में मानसून की शुरुआत बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण मौसम से संबंधित होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। 87, पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, राइट। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ से, अनाईमुडी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, गलत हो गया, ठीक है। महेंद्रगिरी है जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ से पहला गलत हो जाएगा। कितनी ऊंचाई इसकी, 1501 मीटर। ये घाट गोदावरी महानदी और कृष्णा जैसी नदियों द्वारा विच्छेदित है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से छोटे और पर्वत श्रेणियों की असंतुलित श्रृंखला होती है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से भी पुराने हैं। पिछले कुछ वर्षों में हवा और जल जैसे जो विभिन्न प्रकार की कटाव, उसके कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कम हो गई थी, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ओनली एक करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है सिर्फ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखते हैं। 87 में ओनली कौन सा करेक्ट था यहाँ पर, 87 में हमारा ओनली 2 करेक्ट था, ठीक है। तो 2 करेक्ट था, तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा सी, बी नंबर, ठीक है। केवल 2 यहाँ पर करेक्ट था, 1 और 3 आपके गलत थे। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में सदस्य और विधानसभाओं दोनों के सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इसमें तो गलत हो गया। दूसरा, उपराष्ट्रपति को औपचारिक महाभियोग द्वारा उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि इसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच के लिए निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट, जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये आपका करेक्ट होगा, यही इसका अंतिम निर्णय होता है। तो ओनली एक करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल एक, ठीक है। 89, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप, प्रशासन संबंधी जो विधान है, उसके विषय की प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे, ठीक है। तो 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दूसरा, संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट यहाँ पर प्रक्रिया नहीं दिखाई गई है या नहीं होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। संविधान के वेतन और भत्ते तय किए गए, संविधान ने वेतन और भत्ते तय किए, ना कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये गलत होगा, क्योंकि संविधान में प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते नियत नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, तो हमारा 2 स्टेटमेंट सही है। 90 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दूसरा, लोकसभा भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद अपने पद पर नहीं रहती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो, क्योंकि अनुच्छेद 74 जो है आपका 74, इसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। और सहायता सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का कोई भी प्रयोग अनुच्छेद 74 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक होगा। तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 का सी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंत्रिपरिषद समग्र रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो कहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। निचले सदन मतलब क्या, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा नहीं पूछा, निचला सदन पूछ दिया, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है इसका क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 75 जो आर्टिकल है वहाँ पर ये बताया गया है। 2 नंबर स्टेटमेंट है, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। सेकंड में बोला 15% से अधिक नहीं होगी, तो आपका करेक्ट है। ये कौन से संविधान संशोधन में बताया गया था, ये बताया गया 2003 का 91वां, ठीक है, 91वां जो संविधान संशोधन उसमें यह बताया गया था। तीसरा, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन करने का परामर्श दे सकती है। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, तीनों बातें एकदम सही है, तुम्हारा आंसर 91 का हो जाएगा सी। 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैबिनेट समितियां अस्तित्व में संवैधानिक हैं और इनका नेतृत्व जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है केवल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि इनकी अध्यक्षता अधिकतर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। कभी कभी अन्य कैबिनेट मंत्री भी, विशेषकर गृह मंत्री या वित्त मंत्री, उनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो पहला गलत हो गया। कैबिनेट समितियों में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, सेकंड यहाँ से क्या होगा, आपका गलत होगा। हालांकि गैर कैबिनेट मंत्री भी उनकी सदस्यता से वंचित नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। राजनीतिक मामले की समिति केंद्रीय सचिवालय में सभी उच्च स्तरीय नियुक्तियों से संबंधित होता है। ये स्टेटमेंट आपका तीसरा भी गलत है, क्योंकि राजनीतिक मामले में समिति में घरेलू और विदेशी मामलों में संबंधित
जो सभी नीतिगत मामले हैं वो क्या होगा, मामलों से निपटती है इसमें, ठीक है। तो तीसरा भी आपका गलत होगा, तीनों गलत है। हमारा आंसर 92 का हो जाएगा डी, कोई नहीं इनमें से। कौन सा सही था, कोई नहीं सही था। 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रथम संशोधन अधिनियम है 1951 द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया तथा शंकरी प्रसादवाद इस निर्णय को चुनौती दी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट 93 का यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, मिनरवाल मिल्स वाद में नई जो समीक्षा थी उसका प्रावधान वापस ले लिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये गलत है, क्योंकि संसद अपने मौजूदा जो शक्ति के प्रयोग थे उसको सीमित शक्ति में विस्तारित नहीं कर सकती है, ठीक है। तीसरा, 42वां संविधान संशोधन था, इसमें अधिनियम ने संसद की संशोधन शक्ति को निरंकुश बना दिया था। ये स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला, यहाँ से आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा करेक्ट है, तो हमारा 2, 1 और 3 करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2। 94, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पूर्व उस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि प्रत्येक विधेयक के संसद के दोनों सदनों द्वारा एकल अथवा संयुक्त बैठक में पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो आपका पहला गलत होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन संसद के किसी भी सदन में कर सकता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है, अन्यथा उसे अपना पद त्याग देना होता है, ठीक है। आमतौर पर लोकसभा अथवा राज्यसभा के संसद सदस्यों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को भी मंत्री पद नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, एक मनोनीत सदस्य भी मंत्री के बन सकता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट है। ओनली 3 करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 94। 95, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि पर क्या है, भारित होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 202 में ये आपको बताया गया है, आर्टिकल 202। अगला है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अनुशंसा करने में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका यहाँ पर नहीं होगी। ओनली 1 करेक्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर क्या है, बना रहता है, ठीक है। पहले यहाँ से गलत है, क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक पेश नहीं किया गया है जब तक कि प्रस्ताव पेश करने हेतु कम से कम 14 दिन का नोटिस यहाँ पर दिया ना गया हो, ठीक। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यदि उपराष्ट्रपति का पद त्यागपत्र दिए जाने की स्थिति में रिक्त हो जाता है तो रिक्त होने की 6 महीने के भीतर पद के लिए चुनाव यहाँ पर कराया जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड यहाँ पे गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 68 का 2 बोलता है कि भारत को उपराष्ट्रपति पद की मृत्यु अथवा त्यागपत्र निष्कासन या अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो उसकी जितनी जल्दी हो सके चुनाव यहाँ पर कराया जाता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर टाइम नहीं दिया जाता है, तो दूसरा भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति पद को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत है, क्योंकि देखो राष्ट्रपति या उसकी द्वारा नियुक्त कोई उपराष्ट्रपति पद की शपथ यहाँ पर दिलाता है इसमें, ठीक है, ना कि न्यायाधीश। तो आपका गलत हो जाएगा। तीनों गलत, हमारा आंसर क्या होगा, कोई भी नहीं। पूछा कितने सही है, कोई भी नहीं सही है। सरकारी उपक्रमों संबंधी जो समिति है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें 22 सदस्य होते हैं, 22 टोटल सदस्य, उसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से, तो पहला गलत हो गया। इसका कार्य सार्वजनिक उपक्रमों के भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करना होता है, ठीक है। सेकंड यहाँ से आपकी बात करेक्ट है, ठीक है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला गलत दूसरा सही। सही पूछा तो 2 सही होगा, केवल 2 स्टेटमेंट। 98, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो अधिकतम 6 माह के लिए मुख्यमंत्री क्या नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, सही बता रहा है। दूसरा, 6 महीने के भीतर उससे केवल राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित करना होगा, ठीक है, या निर्वाचित होना होगा, अन्यथा उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड यहाँ पे जो बात बोल रहा है ये गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है वो 6 माह के अंदर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय वो क्या है, राज्य विधानमंडल या दोनों सदनों में से किसी एक का, ठीक है, दोनों सदनों में किसी एक के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा था, तो ये गलत हो गया। तो ओनली हमारा 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 सही है, दूसरा गलत है। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। मंत्रिमंडल समिति और आपके अध्यक्ष दिए हुए हैं, कितने यहाँ पर सही सुमेलित हैं आपको ये बताना है 99 नंबर पे, ठीक है। देखते हैं, यहाँ बोला राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहला क्या आपका सही सुमेलित है। दूसरा,
दूसरा यहाँ से संसदीय मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है, संसद में जो सरकारी कामकाज है उसका या कारोबार संभालते हैं, ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया है ये संबंधित होती है गृह मंत्री या इसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, ठीक है। तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा, पहला करेक्ट था, दूसरा गलत है। तीसरा, सुरक्षा मंत्रिमंडल समिति जो होती है ये विदेश मामले या रक्षा जो मामले होते हैं उसमें मामले से संबंधित ही होता है। ये इसमें प्रमुख एक इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री नहीं होते हैं, गलत हो गया ये भी, ठीक है। चौथा, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, वित्त मंत्री बोला है कि इसके अध्यक्ष होते हैं, ये इससे आपका गलत हो, क्योंकि आर्थिक मामले का जो मंत्रिमंडल समिति होता है इसमें इसका जो उत्तरदायी निर्णय होता है उसमें प्रधानमंत्री जो निर्णय लेता है वो होता है, ठीक है। तो तीनों गलत है, ओनली वन सही है, तुम्हारा केवल एक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, उसे संसद के सदस्य नहीं होना चाहिए, उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कितनी शर्तें राज्यपाल के पद से संबंधित यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है इसका, ठीक है, इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, देखो उसे किसी लाभ के पद पर धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है, लाभ का धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा, वह किराए या भुगतान के बिना अपने अधिकारी का आवास राजभवन का उपयोग करने का हकदार होगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अगला क्या होगा, राज्यपाल संसद के किसी सदन या पहली सूची में जो किसी भी राज्य विधानमंडल के सदन है उसका सदस्य नहीं होगा, ठीक है, ये भी बोला है कि इसका सदस्य नहीं होगा, तो ये भी होगा। यहाँ बोला सदस्य होना चाहिए, सदस्य नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, उसे संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, करेक्ट बोल रहा है। तो दो बातें यहाँ पर इसकी करेक्ट है, एक और दो, ठीक है, तो ओनली दो करेक्ट है, तुम्हारा बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो 100 क्वेश्चन पूरे थे, जो मेंटरशिप टेस्ट के 100 क्वेश्चन थे टेस्ट नंबर 3 का, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरे करा दिए, राइट। उसके बाद जो टेस्ट नंबर मेंटरशिप का 4 आएगा वो भी कुछ टाइम में जो आएगा तो मैं भी आपको यहाँ पर पूरा करा दूंगा, ठीक है। और भी जो टेस्ट चल रहा है दृष्टि का भी जो क्लास टेस्ट चलता है वो भी मैं 11 करीब करा चुका हूँ, 12 अब लेकर आने वाला हूँ। विजन आइज का भी टेस्ट चला तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पर आप बता सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।